गैस के बढ़े दाम जनता का तेल निकाल रहे हैं। तपोवन में 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कत आई और कैसे चीन गलवान से वापस लौट रहा, देखिए हमारे। देश के कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार हो गया, वहीं डीजल के दाम में भी आग लगी हुई है। लगातार 8वें दिन बढ़े तेलों के दामों ने तेल निकाल दिया है। देखिए 2021 में कितनी बार महंगा हुआ तेल। अभी तो पेट्रोल के रेट बहुत हाई हैं, गवर्नमेंट कुछ सोचे इस पे। या क्या आग्रह तो करेगी तो करेंगे, सरकार के हाथ की बात है, हमारे आपके क्या कहने से कुछ हो रहा है क्या? ये तो बहुत मुश्किल घड़ी आ गई हम लोग के लिए, घर का बजट खराब हो रहा है। वही तो हम लोग वर्किंग वाले हैं, हम लोग का तो मंथली सैलरी इसमें पेट्रोल के आने जाने में निकल जाता है, क्या कह सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी तो पब्लिक जो है इससे त्रस्त है, इसको कम से कम सरकार को ध्यान देना है। महंगाई अपार, जनता लाचार, तेल के दामों में लगी आग, रसोई गैस निकाल रही दम, कमर तोड़ महंगाई कब होगी कम? आम जनता की किस्मत में महंगाई का रोना है और हालात अब तो और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जो हो रही है। आलम यह है कि पहले लोग मजाक में कहते थे कि पेट्रोल 100 रुपए के पार हो जाएगा, लेकिन ये मजाक अब सच साबित हो गया है। साल 2021 के फरवरी महीने में ये कारनामा हुआ है और इस बार वाकई में पेट्रोल देश के कुछ शहरों में 100 रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर मिल रहा है। भाई साहब बहुत बुरा हाल है, पेट्रोल बढ़ रही है, ठीक है, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब हम लोगों की तो ऐसी नौबत आ रही है जो अब गाड़ी छोड़ के साइकिल पे चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत फर्क पड़ रहा है, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा यार, जिसको भराना पड़ता है उससे पूछो क्या हाल बीतती है। अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। अब इतनी महंगाई बढ़ रहा है और आम आदमी तो परेशान रहेगा। भाई बड़े लोग के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लो क्लास के लोग हैं आखिर उनको तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में बीते कुछ सालों में कितने रुपयों की बढ़ोतरी हुई है और कैसे ये आंकड़ा 100 रुपए के पास पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। जनवरी 2021 में 10 बार बढ़े दाम, फरवरी 2021 में भी 10 बार बढ़े दाम। पेट्रोल के दामों में 5 रुपए 58 पैसों की बढ़ोतरी, डीजल के दामों में 5 रुपए 96 पैसे की बढ़ोतरी, गैस के दामों में 2 बार हुई बढ़ोतरी, घरेलू कमर्शियल दोनों के दामों में बढ़ोतरी। दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए, लखनऊ में 757 की जगह 807 में मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि पेट्रोल और डीजल का दाम से क्या होता है कि हमारा जितना भी कमर्शियल जो है, जैसे कि आपका सब्जी हुआ, कॉमन आदमी है, मिडिल क्लास पीपल है, लो क्लास पीपल है, एज वेल एज हाई क्लास है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि सब्जी से लेके जो भी चीज है, कमोडिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की कॉस्टिंग बढ़ती है। पहली बात, उससे क्या होता है, सारा जो हमारा जनता है उससे इफेक्ट होता है। जैसे देखते हैं कि पेट्रोल जो है, जो हमारे जितने भी विकास के साधन है और जितने भी बिजनेस के साधन है, वो सब मतलब बेसिक चीज जो है पेट्रोल का ही है, क्योंकि कुछ भी सामान आता है चाहे जाता है, कहीं भी आयात निर्यात होता है तो वाहन के द्वारा होता है, वाहन के लिए बेसिक चीज पेट्रोल ही है। ये पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो इसके लिए तो आम पब्लिकों को, हम लोगों के लिए तो बहुत काफी नुकसान हो रहा है, बहुत तरह की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। हम लोग को 65 रुपए जब तेल था तो उस समय उसके अनुसार हम लोग को पैसा दिया जाता था। अभी के डेट में इतने काफी दाम बढ़ गए हैं, जिसके लिए काफी ओनरों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं इसमें। बहुत ही बुरा हाल है देश का। इतने गैस का दाम, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और पब्लिक इतना परेशान है, एक तो लॉकडाउन से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और ऊपर से ये पेट्रोल का और डीजल का दाम से परेशान है। इसका दाम बहुत ही कम होना चाहिए। सरकार को इसमें सब्सिडी देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी देना चाहिए। बहुत ही बुरा हाल इस देश का है। देश में हर रोज सुबह 6 बजे तेल के दामों को रिवाइज किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों और विदेशी मुद्रा की दरों के हिसाब से देश में हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है।
ये नई कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे से देश के हर पेट्रोल पंप पर लागू हो जाती है, जिसका असर ये है कि तेल कंपनियों को दी गई रेट बढ़ाने की छूट ने आम आदमी की जेब का तेल निकाल कर रख दिया है और साल 2021 की शुरुआत के 2 महीनों में 20 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ पैसे की रोज रोज की इस बढ़ोतरी ने पेट्रोलियम तेलों की कीमतों को 100 के पार कर दिया है और ये कीमतें कब रुकेंगी, इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बल्कि उसके नेता अभी पिछली सरकारों को ही इसके लिए दोषी मानते हैं और महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी बढ़ने की बात कहते नजर आते हैं। जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि शुरू के 55 वर्षों में जिस कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार नहीं किया है जिससे इन कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि इन कीमतों को नियंत्रित किया जाए, इनको नियंत्रण में लाए। बजट के बाद आम आदमी को आस थी कि महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन तेल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तपोवन और रैणी गांव में 10वें दिन भी रेस्क्यू जारी और टनल और नदी के तल से लापता लोगों के शवों का सिलसिला मिलने का लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। टूटती आस, टूटती सांस, मौत से जंग हारती जिंदगी। तपोवन टनल में थम गई सांसें। रेस्क्यू में निकल रही सिर्फ लाशें। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी के दिन आई आपदा के बाद लगातार 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब रेस्क्यू टीम की उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही हैं, क्योंकि टनल के अंदर से जो भी शव निकल रहे हैं वो क्षत विक्षत शव ही निकल रहे हैं। चमोली में बीते 10 दिनों से दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब इतनी गहराई तक टनल की सफाई करने पर वहां फंसे ज्यादातर लोगों के जिंदा होने की आस नहीं बची है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता है। हालांकि उसके बाद भी साफ सफाई का काम जारी रहेगा। जो तपोवन की बड़ी टनल थी उसमें हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है 24/7, क्योंकि वहाँ रात में लाइट में भी काम हो जाता है और प्रतिदिन वहाँ 10 से 15 मीटर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आज रात जो बीती है उससे 2 बॉडीज रिकवर हुई हैं और वो हमारा ऑपरेशन अभी जारी है लगातार। जो रैनी है वहाँ के मलबे से काफ़ी बॉडीज मिली थी पिछले 2-3 दिनों में और वहाँ एक और लोकेशन बताई गई जहाँ और होने की संभावना है कुछ लोगों के दबे होने की, तो उस तक हमें पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा टफ लोकेशन है, वहाँ बोल्डर्स हैं, परंतु हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी पूरा 100% प्रयास करेंगे, वहाँ भी ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब एक लोकेशन और है जो बैराज है जिससे जंप करते हुए गिरते हुए लोग दिख रहे हैं, उसके नीचे जो मलबा है वो दलदल है अभी, तो वहाँ से पानी डाइवर्ट कराया है, तो मलबा जब दलदल सूख जाएगा तो फिर वहाँ पे भी काम शुरू कराएंगे। ये 3rd लोकेशन होगी। आपदा वाले इलाके से अब तक 56 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 22 क्षत विक्षित मानव अंग भी मिले हैं। इनकी शिनाख्त DNA जांच से ही होगी। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक हमें पूरी उम्मीद थी कि टनल में कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे में जितने लोगों के शव बरामद होते हैं उन्हें उनके परिजन को सौंपा जा रहा है। वहीं आपदा के समय से भी अभी 148 लोग लापता हैं। 58 बॉडीज अभी तक रिकवर कर ली गई हैं। इनमें से 31 बॉडीज को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। तपोवन में जो टनल है उसमें रेस्क्यू का कार्य अभी भी सभी फोर्सेस द्वारा निरंतर जारी है। लगभग 11 बॉडीज टनल से निकाली गई हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। चमोली में हुए हादसे के बाद से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और रैणी गांव के पास ऋषि गंगा और धौली गंगा में अलर्ट सिस्टम लगा दिया गया है।
अब जैसे ही इन नदियों का पानी बढ़ेगा, अलर्ट सिस्टम गांव वालों को संदेश जारी कर देगा और गांव वाले सुरक्षित स्थानों पर निकल जाएंगे। ये ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है और रात से 2 डेड बॉडीज अभी और रिकवर की जा चुकी हैं। तो यहाँ से जो टनल वाला एरिया है, यहाँ से कुल निकाले गए शवों की संख्या अभी 11 हो चुकी है। रैनी एरिया में जो है लगातार सर्च जारी है, वहाँ से कुल अभी तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं एनडीआरएफ टीम द्वारा। इसके अलावा जो ये नीचे नदी के डाउन स्ट्रीम एरिया है, उसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। ऐसी कोई संभावना कि कोई शव नदी के आसपास के जो पत्थर है या फिर झाड़ी वाला इलाका है उसमें फंसा हो सकता है, तो उसके लिए पूरी थॉरो सर्च की जा रही है। नीचे जो विष्णु प्रयाग वाला एरिया है, वहाँ तक टीमें पहुँच चुकी हैं। आज उससे आगे सर्च का काम जारी रखा जाएगा। चमोली में आया हादसा अपने आप में त्रासदी की एक पूरी कहानी कहता हुआ आया था। पहाड़ों से पूरे वेग से नीचे आए पानी और मलबे ने इन सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, वो चाहे ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट रहा हो या फिर एनटीपीसी का तपोवन प्रोजेक्ट। उस दिन की त्रासदी में लापता हुए 206 से ज्यादा लोगों में से 56 लोगों के शव मिले हैं, तो वहीं 148 लोग अभी भी लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चला। करीब 145 मिनट तक अंदर जा चुके हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा पानी निकला है, तो अभी जो ये पाइप आपने देखा होगा, पाइप भी अंदर भेजे हैं, पंप लगा के उस पानी को बाहर निकाला जा रहा है। और आज रात 2 शव बरामद हुए थे, जिनको पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई चल रही है। लेकिन पीछे भी देखें, बराज साइड पे भी कुछ पंप लगा करके पानी उस तरफ भी जो मड को बाहर करने के लिए वहाँ भी पंप लगाया जा चुका है, और वहाँ देखें अब कितनी सफलता मिलती है उसमें, इसके बैराज के जो पीछे है। वहीं अब तक गायब 148 लोगों के परिजन की आस भी दिन बीतने और बढ़ने के साथ टूटती जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। एलएसी से बड़ी तेजी से वापस चीन लौट रहा है। अगले 24 घंटे में पैंगोंग में पूरा डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पैंगोंग लेक से पीछे हटी चीनी सेना। फिंगर 8 के पार लौटी चीनी सेना। भारतीय सेना फिंगर 3 पर लौटी। भारत के सामने पीछे हटा चीन। गलवान पर भारत की बड़ी जीत हुई है। लद्दाख में चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गलवान से चीन के सैनिकों की बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा रही हैं। चीन के सैनिक PLA PP-14 से टेंट हटाते हुए दिखाई दिए। चीन के सैनिक गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में वापस जाते दिखे। भारतीय सेना ने गलवान घाटी से कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक पीछे हटते नजर आ रहे हैं और उनके टेंट उखड़ते हुए दिख रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे पर पिछले 8 घंटों में चीन के करीब 200 टैंक पीछे हो गए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने जेटी, हेलीपैड, टेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को नष्ट कर दिया है। इसका निर्माण अप्रैल 2020 के बाद फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच किया गया था। पैंगोंग झील के उत्तरी तट के 134 किलोमीटर में एक हथेली की तरह फैला हुआ है और इसके विभिन्न एक्सटेंशन फिंगर्स के रूप में पहचाने जाते हैं, ताकि क्षेत्र का सीमांकन किया जा सके। के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा।
तस्वीरों में चीनी सैनिकों और पैंगोंग त्सो के तट की टैंकर हटे हुए दिख रहे हैं, जहां वो लगभग 10 महीने से भारत के सामने तैनात थे। तस्वीरों और वीडियो से ये भी पता चलता है कि पिछले 10 महीनों में सैन्य अभ्यास के चलते जो निर्माण किए गए थे उसने हटाने के लिए चीनी सेना क्रेनों का इस्तेमाल कर रही है। इन्हें ट्रक द्वारा इन्फेंट्री में लिया जा रहा है। जिस तरह से चीन ने भारत की जमीन पे कब्जा किया था और अब चीन का पीछे हटना कहीं ना कहीं ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है। भारत की जमीन से ड्रैगन का पीछे हटना भारत की समग्रता को दर्शाता है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। मथुरा में किसानों की महापंचायत में जयंत चौधरी शामिल हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा किसान बिल को लेकर, सरकार को लेकर, इससे रिपोर्ट में देखिए। किसान बिल के विरोध में पश्चिमी यूपी में जिले जिले और गांव-गांव किसानों की महापंचायतों का दौर चल पड़ा है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की महापंचायतें चल रही हैं। मथुरा में आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान महापंचायत में शामिल हुए थे और किसान महापंचायत में एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों को वापस न लेने के लिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि काले कानूनों के विरोध में किसानों का ये अपार समर्थन मिल रहा है। आज बहुत बड़ा संकट है, जिस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं इससे पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। किसान को तो आज भी भाव नहीं मिलता, कल भी नहीं मिलेगा। किसान के कोई फायदे के लिए कानून नहीं है, चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए किसान का नाम इस पे थोपा जा रहा है। जयंत चौधरी यही नहीं रुके। जब किसान आंदोलन और किसान महापंचायत के नाम पर मोदी सरकार को बदनाम करने की बात कही गई तो जयंत चौधरी ने कहा, क्या सरकार किसानों से बड़ी है? क्या ये देश मोदी से बड़ा है या छोटा है? मैं पूछना चाहता हूँ। देश के किसान क्या मोदी से बड़े हैं, छोटे हैं? क्या मोदी चलेगा देश में? या देश के 80% आबादी रखने वाले किसान, गांव में रखने वाले, देश को बनाने वाले, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की चलेगी? अकेले एक आदमी की नहीं चल सकती, 2 आदमी की नहीं चल सकती, देश में चलेगी किसान की चलेगी। जयंत चौधरी ने महंगे पेट्रोल और बिजली बिल को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार से अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है और वो सब कुछ बेच रही है। आंदोलन बहुत देशव्यापी आंदोलन बन चुका। एक दिन में हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। अब इस जनमत को सरकार पहचाने और पीछे हटे। फिलहाल किसान महापंचायत में उमड़ रही किसानों की भीड़ को देखकर तो यही लगता है कि अब अन्नदाता किसान बिल को लेकर सरकार से अपनी मांगे मनवा कर ही दम लेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतनु की तलाश में जुट गई है। ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जाते हैं, जिसे दिशा रवि ने तैयार किया था। उधर दिशा रवि की गिरफ्तारी का संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर विपक्ष तक विरोध कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को टूल किट मामले में बीते शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की एक अदालत ने उसे रविवार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस इस केस की जांच कर रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिशा को एफआईआर की कॉपी, रिमांड एप्लीकेशन, गर्म कपड़े आदि की अनुमति दी है। दिशा को पुलिस हिरासत के दौरान उनके वकील और परिवार के साथ बात करने की भी अनुमति दी गई है। जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। दिशा रवि की गिरफ्तारी और उम्र को लेकर हो रहे विवाद पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है, जो 22 से 50 वर्षीय की आयु के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और 22 साल की लड़की को गिरफ्तार करने की बात कहना गलत है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है दिशा रवि को गिरफ्तार करने का मामला और क्यों हो रहा है इस पर पूरा विवाद। कृषि कानूनों पर टूल किट बनाया गया था। दिशा रवि और उनके साथियों ने बनाया टूल किट से भारत को बदनाम करने की साजिश। दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ था खुलासा।
ग्रेटा थनबर्ग को भेजा गया था टूल किट। उसके बाद ही ग्रेटा थनबर्ग का आया था ट्वीट। दिशा रवि ने टूल किट डिलीट करवाया था। दिशा के 3 साथी इसमें शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के नाम पे भारत की छवि को विदेशों में खराब करने और भारतीय साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने के आरोप में दिशा रवि की गिरफ्तारी की थी और अब उस पर सियासी विवाद हो रहा है। साथ ही कुछ छात्र संगठन भी दिशा के सपोर्ट में बेंगलुरु की सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट भारत। बिल्लो 2 मिनट फोन करता हूँ। सुन बिल्लो सुन।